चलिए गाइस, वेलकम बैक कुटे कॉमर्स अकेडमी। तो हमने चैप्टर नंबर 2 का अभी तक आई थिंक लास्ट क्लास में हमने प्रिफरेंस शेयर कवर कर चुके थे, वो भी डिटेल में। ठीक है बेटा, आज हम फीचर्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने इसके पहले इक्विटी के प्रिफरेंस फीचर्स पढ़ चुके हैं, इक्विटी पढ़ चुके हैं, इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़ चुके हैं, प्रिफरेंस शेयर क्या होता है वो पढ़ चुके हैं हम। अब आज हम प्रिफरेंस शेयर के फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिफरेंस फॉर डिविडेंड। देखो, हमने जब इक्विटी के बारे में बात की थी, बराबर है, तब भी हमने बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या है बेटा, कि जिनको डिविडेंड क्या मिलता है, लास्ट में मिलता है। और लास्ट की क्लास में हम पढ़ते हुए प्रिफरेंस शेयर की बात कर रहे थे, तब भी हमने क्या पढ़ा था कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का प्रिफरेंस क्या है सबसे पहले, बराबर। तो वही पॉइंट है, देखो पढ़ो। मतलब ये फीचर्स जहां तक हमने लास्ट की क्लास इतनी डिटेल में की है प्रिफरेंस शेयर के ऊपर, तो मेरे को नहीं लगता ये प्रिफरेंस शेयर के जो भी फीचर्स है उस पर हमको डाउट आएगा, बराबर है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होने वाला है। देखो एक वन बाय वन पढ़ो। प्रिफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट of annual net profit. The dividend is payable to the preference shareholder before it's paid to equity shareholder. क्या बोल रहे हैं? बोले जो नेट प्रॉफिट में से जो डिविडेंड क्या होता, डिस्ट्रीब्यूट होता, बराबर है, वो इक्विटी शेयर के पहले किसको मिलता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर वही लिखा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देखो हमने ये भी पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ रहे थे तो, कि आपको पेमेंट मिलेगा, एक तो डिविडेंड का मिलेगा, बराबर है, जब कैपिटल की बारी आएंगी वापस देने की, बराबर है, तब क्या बोला आपको सबसे पहले मिलेगा, इक्विटी के पहले मिलेगा। देखो वहां लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेट, इट सेव द प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द कैपिटल लॉसेस। समझिए कि क्या बोल रहा, कि जब भी कैपिटल बांटने की बारी है, कैपिटल कब बांटते बेटा, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती, कंपनी बंद हो रही, तो जो भी पैसा बचेगा सबको देने के बाद तो हमको प्रेफरेंस शेयर को पहले देना पड़ेगा इक्विटी के, तो वही बोल रहा। देखो थर्ड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं, फिक्स रेट फिक्स रिटर्न। हमने तभी बोला था कि जब भी प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, इशू होता है, तो वो कैसे होता है, हम ऐसा देखते हो वहां पे 10% प्रेफरेंस शेयर, बराबर है, क्या देखते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर, तो वो क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखो यहां लिखा है, पढ़ो, दिस शेयर कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। उस क्लास में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी इशू होता है प्रेफरेंस शेयर, वो जब भी इशू के टाइमिंग उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, बराबर है। इट मे बी in the form of fixed sum or may be calculated at the fixed rate. The preference shareholder are entitled to dividend which can be paid only out of profit. If director financial crisis decide not pay the dividend, the preference shareholder have no claim for a dividend. बोलते जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, पर डायरेक्टर ने आज डिसाइड कर दिया कि क्या चल रहा है बेटा, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब लॉसेस हो रहे होंगे, पैसा नहीं आ रहा होगा, बराबर है कि नहीं, तो उस टाइम हम डिविडेंड नहीं बांट रहे, तो आप जाके ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा डिविडेंड आ गया, बराबर है। चलो नेचर ऑफ कैपिटल क्या है, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड द परमानेंट शेयर कैपिटल, दे आर रिडीम आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अ कंपनी कैनॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Preference capital is generally raised at the last stage. When the company get established, these shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू होते तो ऑलवेज वो क्या रहती बोलते हैं, रिडीमेबल, क्योंकि इरिडीमेबल क्या किया बेटा, लॉ ने मना कर दिया कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होंगे, कोई भी प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम नहीं चलेंगे, जैसे इक्विटी शेयर चलती,
अब आपने इशू कर दिए तो एक लाइफ के बाद आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, आपको कंपनी को शेयर देना ही पड़ेगा। तो ये शेयर तभी यूज करते बेटा, देखो एक लॉजिक बताओ कि आपने एक बार इक्विटी शेयर इशू कर लिए, आपके पास पैसा आ गया, फिर भी आपको कैपिटल की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट है, तो आप इक्विटी की जगह क्या करोगे, प्रेफरेंस पे इशू कर दोगे, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होना है, रिडीमेबल होना है। इरिडीमेबल है क्या, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हो, प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए, इरिडीमेबल जो होती वो क्या कर दी लॉ ने, प्रोहिबिट कर दी, बंद कर दी। समझ में? देखो आगे पढ़ो क्या बोल रहा। प्रेफरेंस कैपिटल जनरली रेज एट अ लास्ट स्टेज, लेटर स्टेज, ये देखो लेटर स्टेज बोल रहे हैं। When the company get established, these shares are issued satisfied the need additional capital of the company. जब भी आप एक बार इक्विटी जो भी इशू कर ली और आपको फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो जनरली तब क्या करती बोलते, प्रेफरेंस शेयर इशू करती, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर क्या होती बेटा, रिडीमेबल है। इरिडीमेबल है क्या, नहीं। लाइफ टाइम चलेंगे क्या, नहीं। देखो और नीचे क्या बोल रहा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। दोनों चीजें क्या होती थी, आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर जो भी है वो मार्केट में ट्रेड होता करके, नहीं। इक्विटी क्या होती, ट्रेड होते, जो भी आपको मार्केट में शेयर मिल रहे वो क्या है बेटा, सब इक्विटी है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती कभी। इक्विटी की होती रोज रोज कम ज्यादा होती। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है प्रेफरेंस का, इक्विटी का नहीं है, फ्लक्चुएट है। समझ में आया डिफरेंस? मार्केट में ये शेयर आता ही नहीं, ये तो जब इशू होता तब 100 रुपए का पर प्रेफरेंस शेयर 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, बस खत्म। आप उससे सालों साल जो भी डिविडेंड लेना है 10% आप लेते रहो, जिस दिन इसकी वैल्यू खत्म हो गई उस दिन आपके 100 रुपए लेके जाओ और शेयर वापस करो। समझ में आया क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना? देखो अब इसमें देखो मार्केट वैल्यू, अब द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स, द कैपिटल एप्रिसिएशन कंसिडर टू बी लो एज कंपेयर विद द इक्विटी शेयर। क्या बोल रहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसा अभी बताया, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो इसकी मार्केट वैल्यू चेंज होंगी क्या? जैसे हमने पहले देखा था बोनस की केस में कि उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो रही थी इक्विटी की, बराबर है कि नहीं? इसकी हो रही क्या, नहीं, ये तो फिक्स रेट, इसका 100 रुपए का है तो 100 रुपए का ही लेगा लाइफ टाइम। समझ में आया क्या? अरे मार्केट वैल्यू समझ में आ गई, वहां पे मार्केट वैल्यू चेंज होती इक्विटी की, या होती क्या, नहीं यार, रेट भी फिक्स और रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स, प्राइस भी फिक्स। समझ में आया? चलो वोटिंग राइट है क्या रे यहाँ पे, देखो हमने पढ़ा था वोटिंग राइट है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उस दिन ही पढ़ा हमने कि सर वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या नहीं है, वोटिंग राइट नहीं, पर जब भी उनकी बात आएंगी, उनके इंटरेस्ट की बात आएंगी तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा, बराबर है। आपका जो भी रेट ऑफ डिविडेंड पे होगा या आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया होगा तो अनपेड होगा, आपको मिला नहीं होगा, तो आपने मीटिंग में क्या वोटिंग करने का आपको अधिकार है। मतलब ये बातें हमने पहले ही क्लास में पूरे डिटेल में क्या कर ली, डिस्कस कर चुके हैं, बराबर है। देखो द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव द नॉर्मल वोटिंग राइट, दे डू नॉट द एंजॉय द राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उनको पास राइट ही नहीं तो क्या एंजॉय करेंगे कंट्रोलिंग का, सही बात है। दे हैव वोटिंग राइट ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टेड देयर द राइट, एग्जाम्पल चेंज इन द टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल देम इन एरियाज फॉर लॉस टू कंसेक्यूटिव ईयर। क्या बोल रहा है ये देखो, ये पॉइंट थोड़ा समझो कि वैसे तो आपके पास राइट तो है नहीं वोटिंग करने का, पर हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी उनका क्या होगा, इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट होगा, जैसे रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, बराबर उस टाइम, या तो डिविडेंड जब भी बांट रहे या तो उस टाइम। और एक लाइन लास्ट में बोल रहा हो, डिविडेंड पेएबल टू देम इन अरियर्स फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर,
बोलते उस टाइम उनको वोटिंग तो देना ही पड़ेगा आपको। कब? कि आपने पिछले 2 साल, वो भी कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार, उनको डिविडेंड अगर आपने नहीं बांटा तो उनको वोट देना पड़ेगा। और लॉ तो ऐसा भी बोलता, लॉ ऐसा भी बोलता बेटा कि आपने अगर कंसेक्यूटिव लगातार उनको 2 साल अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको काय में, इक्विटी में। बराबर। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, पर जितना ही मेरे नॉलेज में है उतना मैं बता रहा हूं कि आपने अगर 2 साल लगातार क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विटी में। बराबर है, कंपनी एक्ट ऐसा बोलता है। बराबर है क्या? चलो ये समझ में आया वोटिंग राइट, कि आपको वोटिंग राइट वैसे तो मिलेगा नहीं जनरली, पर मिलेगा कब? आपका राइट क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। इसका ही मतलब आपका राइट कौन सा है, रीपेमेंट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, डिविडेंड का पेमेंट, वो आपको नहीं मिल रहा और 2 साल से लगातार आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा, तब तक आप क्या करोगे, अपना हाथ खड़ा करोगे और बोलेंगे सर मेरे को अपनी बात माननी है, ये एजेंडे में। बराबर है, समझ में आ गया? अब रिस्क देखो, अब वहां देखा था इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क क्या है। अब लॉजिकली सोचो, इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क क्या होंगी? अरे रिस्क कम होंगी नहीं इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ क्या है, अरे फिक्स रेट ऑफ क्या है, डिविडेंड है। तो वही मानसिकता वाले लोग यूज करेंगे, इशू करेंगे, जो भी वही इन्वेस्ट करेंगे कौन से, कि जिनको क्या चाहिए, फिक्स रेट ऑफ। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा भी था कि इनको क्या चाहिए, स्टडी इनकम चाहिए, कंटिन्यू आने वाली इनकम चाहिए। तो ये रिस्क कम लेने वाले लोग हैं। इक्विटी शेयर क्या है, ज्यादा रिस्क वाले। समझ में? क्योंकि हमने प्रिफरेंस शेयर पढ़ते हुए जो पैरा पढ़ा, वो पैरा में ही सब है, जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ चुके हैं हम। समझ में? फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन द इक्विटी शेयर, दे आर नॉर्मली इशूड द फेस वैल्यू ऑफ 100। बोलते इक्विटी के कंपैरिजन में प्रिफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू है क्या है, ज्यादा है। क्योंकि इक्विटी में हमने देखा था या तो जनरली 10 रुपीज रहती या तो 1 रुपीज रहती, अरे रहता कि नहीं, पड़ा था। और यहाँ पे 100 रुपीज। समझ में आया? तो फेस वैल्यू में क्या है, थोड़ा चेंज है। राइट ऑफ बोनस इशू, अब वो ये भी पढ़ा था हमने कि वह बोनस इशू किसको बांटते बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू मिलता क्या, नहीं, मालिक ही थोड़ी ना हो तुम मिलेगा ही नहीं। देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इंटाइटल टू राइट ऑफ बोनस इशू, आपको नहीं मिलेगा, कर जाओ। समझ में? अब नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर का नेचर क्या रहता, मतलब ऐसे कौन से मानसिकता के लोग रहते जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते। देखो प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट द मॉडरेट टाइप ऑफ मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कि हाँ ठीक है चल जाएगा, थोड़ी रिस्क, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, ऐसा वाला काम नहीं है। कि मतलब जैसे किसी को कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए, कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, एक काम करो सर डिबेंचर दे दो मुझे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। बराबर है कि नहीं? और किसी को बोलेंगे चलो थोड़ी बहुत तो रिस्क चल जाती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैपिटल की बात है। अब क्योंकि यहाँ पे रिस्क कैसे, देखो यहाँ थोड़ा पढ़ते हो हम, समझते, इस पॉइंट को समझ के लेके चलना पड़ेगा। मॉडरेट रिस्क का मतलब क्या हुआ, देखो कि आपको कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए, क्या, नो नो रिस्क, तो आप क्या दो देंगे, क्या लोगे, डिवेंचर। डिवेंचर में क्या होता, देखो कि जब भी आप डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे कंपनी में, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा रे, इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ है। अब यहां पे प्रॉफिट हो या ना हो, और प्रेफरेंस शेयर के केस में हमने देखा था कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं बांटेंगे, पर यहां ऐसा है क्या, अब कोई भी बैंक से आप क्या करते बेटा, लोन लेते, आप बिजनेस के लिए लोन लेते, सही बात है। अब आपको प्रॉफिट हो या ना हो, वो तो ब्याज तो लेंगे ही आपसे, सही बात है। तो वैसे ही क्या है डिवेंचर के केस में, तो डिवेंचर के केस में क्या है, क्या नहीं, रिस्क नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको 10% मिलने वाला है इंटरेस्ट, बराबर है। और फिर भी जब भी आपको क्या है, कैपिटल चाहिए, रिडीमेबल डिवेंचर होंगे, बराबर है।
तो भी मिल जाएगा, या रिस्क ना के बराबर। और फॉर एग्जाम्पल वो भी सोचती है इसके आगे जाके कि कंपनी क्या गई, डिवेंचर होने के बाद भी लिक्विडेशन में गई, तो डिवेंचर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के लिस्ट में सबसे क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन लगता है, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर। जैसे हमें पेमेंट वाला चार्ट पढ़ा है कि सबसे पहले कौन आते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रिफरेंस शेयर क्रेडिटर हो गए, प्रिफरेंस क्रेडिटर, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड, बराबर है, फिर प्रिफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपको तो वैसे भी ऊपर की लाइन में लगना है, तो आपके पास रिस्क तो है ही नहीं, नील के बराबर हो गई। तो उसमें भी थोड़े से क्या रहते, फिर लोग बोले ठीक है थोड़ी सी रिस्क चल जाएंगी, ठीक है, तो बोलते हैं आप कौन से लो, प्रिफरेंस शेयर, कौन से लो रे, प्रिफरेंस शेयर लो। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क कौन सी है, रेट ऑफ डिविडेंड तो मिल ही रहा है आपको 10%, पर ये तो डिपेंड करता प्रॉफिट हो रहा क्या नहीं हो रहा। पर यहाँ पे हो रहा था क्या, अरे डिवेंचर के केस में हो रहा क्या, क्यों नहीं सर, डिवेंचर के केस में तो प्रॉफिट हो या ना हो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे भी इक्विटी के कंपैरिजन में करना पड़ेगा, इसका कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ेगा, इक्विटी, अरे बराबर है कि नहीं। अब इक्विटी के केस में प्रेफरेंस शेयर जब भी कैपिटल अपना लिक्विडेशन में जाएगा तो इक्विटी के कंपैरिजन में पहला नंबर किसका आएगा, प्रेफरेंस का, और सेकंड नंबर इक्विटी का, सेकंड यानी मतलब लास्ट। ये कंपैरिजन समझ में आया क्या, फिर से एक बार रिकॉल करते देखो, जब भी बारी आएंगी नो रिस्क या लगभग ना के बराबर रिस्क की, तो हम डिविजन के ऊपर क्या करते बेटा, एज ए इन्वेस्टर सोचो, हमको ये पॉइंट समझने के लिए एज ए इन्वेस्टर के रूप से सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमको कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए, तो हम डिवेंचर की तरफ जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट बांटना है तो वो प्रॉफिट देखेगा नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही है, तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा। दूसरी बात, जब भी रिडीमेबल का टाइम आएगा तो आपको अपना कैपिटल मिल जाएगा। अब तीसरी बात कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएंगी, बंद होने के कगार पे होंगी, तो आपका वैसे भी टॉप पे नंबर है, तो आप पहले लेके जाओगे, इसका मतलब आपकी रिस्क लागे बराबर हो गई, बराबर है कि नहीं। अब उसी को कंपैरिजन करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ, अब प्रेफरेंस शेयर का साथ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसके साथ कंपैरिजन करो, डिवेंचर होल्डर के साथ। अब डिवेंचर और प्रेफरेंस का कंपैरिजन करते, तो प्रेफरेंस शेयर का कंपैरिजन करते हुए प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है डिविडेंड, पर डिविडेंड कब मिलता है बेटा, जब प्रॉफिट होगा, पर डिवेंचर में ऐसा था क्या, नहीं था सर। आपको डिविडेंड यहाँ में मिलेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, मतलब थोड़ी बहुत तो रिस्क है प्रॉफिट ना होने की ना होने की, कंपैरिजन में डिवेंचर में ना के बराबर, पर यह है सर थोड़ी सी है, मॉडरेट रिस्क है। और मॉडरेट रिस्क जब भी देख रहे हैं हम, वो किसके कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्विटी के साथ। ये भी समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन, थोड़ा समझना पड़ेगा ये बात कि हम तीनों को लेके चल रहे साथ में। अब यहाँ पे अब जब भी रीपेमेंट की बात कर रही हम, रीपेमेंट की बात कर रहे, तो रीपेमेंट के वक्त सबसे पहले नंबर किसका लगेगा, इसका, सेकंड नंबर इसका, और थर्ड इसका। समझ में, तीनों को अगर कंपैरिजन करें तो पहला पेमेंट किसको मिलेगा, डिवेंचर को, फिर प्रेफरेंस को, और फिर समझ में आया, रैंक तो हो गई इनकी तीनों की। तो अब रिस्क के हिसाब से देखो, ये क्या हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गई, इधर क्या है, हाई रिस्क है, क्या है रे, हाई है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि इसका डिविडेंड भी क्या है, फ्लक्चुएट है, बोले आज 5% मिला अगली बार 25% ले लो, खत्म, खेल खत्म। तो इक्विटी का ऐसा ही है, पर प्रेफरेंस का क्या है, मॉडरेट रिस्क लेके चल रहा, 10% डिविडेंड मिलेगा मेरे को फिक्स है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो रिस्क तो लेके चल ही रहा, प्रॉफिट नहीं मिलने का। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा, रिस्क तो है, मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है बेटा, क्योंकि रीपेमेंट के चक्कर में इक्विटी से पहले आता था, तो इसलिए रिस्क क्या है, मॉडरेट है। समझ में, बीच में फंसा है।
अब इतना समझ में आया क्या कॉम्बिनेशन? आया क्या फिर से कि और एक बार रिकॉल करो? देखो, हम जब भी इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टस से हम ये उनके एंगल से अगर सोच रहे कि हमको क्या चाहिए, कौन सा हमको डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है या प्रेफरेंस शेयर में करना है या तो इक्विटी में करना है। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस के कंपैरिजन में हम देखिए तो हमने वहां देखा था वोटिंग राइट भी है, कंट्रोल भी करती कंपनी के अफेयर्स को, फ्लक्चुएटिंग ऑफ डिविडेंड भी है, इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क भी हाई है बराबर है कि नहीं? रीपेमेंट में सबसे पीछे नंबर आता है, डिविडेंड के चक्कर में सबसे पीछे आ जाता है, तो उसका अपोजिट है पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर में। सिंपल सी बात, वहां वोटिंग मिलता है या वोटिंग नहीं मिलता, पर यहाँ वोटिंग मिलेगा जब आपका इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। इतना सिंपल रखना है। बोले वो सर वहां फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस के चक्कर में, तो यहाँ इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग है, वहां रिक्स मॉडरेट है, या रिक्स हाई है। सिंपल है, उसके कंपैरिजन में ऊपर ही रहेगा, हर चीज में ऊपर रहेगा इक्विटी। समझ में? अरे समझा क्या? चलो।